नमस्कार दोस्तों। BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एमएससी जूलॉजी का पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने जाएंगे जो जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है क्वेश्चंस का, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बना दिए हैं। अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं आप। और एक बात कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल खोले हैं, तो वो साइंटिफिक एंड रिसर्च के बारे में हम इसमें वीडियो देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं पहला वीडियो। तो कन्वर्सन ऑफ द स्ट्रोन टू स्ट्रेडियोल इज कैटलाइज बाय। ये देखिए थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है ये एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन है। ये सिर्फ याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। तो इसका आंसर होगा 17 बीटा HSD। इसके बाद क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा गया है, बायो बायोजियोलॉजी जियोकेमिकल साइकिल से इकोसिस्टम का। ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो ये जो आंसर होगा इसका, ये 1 होगा, फॉस्फोरस साइकिल। ये कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, तीनों के तीनों गैसियस बायो केमिकल साइकिल्स में आता है। जो नहीं आता है वो फॉस्फोरस। उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट का इकोसिस्टम का जो यूनिट होता है वो फंक्शनल यूनिट कौन सा नहीं है। तो एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। तो ये देखिए, एक फूड चेन का पार्ट है ये डिकम्पोजिशन। फूड चेन दो तरह का होता है, एक होता है डेट्रिटिस फूड चेन, तो डेट्रिटिस फूड चेन में डिकम्पोजिशन पड़ता है। और प्राइमरी प्रोडक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फूड चेन में होता है। और एनर्जी फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन दो है, वो अलग चीज़ है। स्ट्रेटिफिकेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि यूनिट जो इकोसिस्टम का है ये तीनों है, ये नहीं है स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। Protostomes that have the open circulatory system and exoskeleton of the chitin are the part of the which phylum। ये जो जो ऑर्गेनिजम्स है इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ द काइटिन एज अ पार्ट ऑफ विच फाइलम। कौन सा फाइलम का पार्ट है ये। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे दिया गया है, आपको पूछा गया कौन सा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आर्थ्रोपोडा का होगा। ये देख लीजिएगा थोड़ा, ये क्लासिकल बायोलॉजी से पूछा गया है, मतलब इनवर्टिब्रेट से। उसके बाद देखिए ये फिर एक क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पहले भी एक क्वेश्चन था HDS के ऊपर, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि HDS जो उसका फुल फॉर्म होता है सोडियम डेडिसाइल सल्फेट इज यूज फॉर द सेपरेटिंग द प्रोटीन बाई HDS पेज। तो कौन सा चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो पहला वाला बोला स्टेबलाइज द प्रोटीन। पहला बात तो इसको स्टेबलाइज में काम नहीं करता ये HDS जो दिया जाता है। वो क्या करता है, HDS में हाईली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये इसलिए ये जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्मली रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली अगर HDS में चार्ज रहे तो प्रोटीन जो है सेपरेट होगा यूनिफॉर्मली। तो इसका जो आंसर है वो होगा इट्स बाइंड टू प्रोटीन्स एंड कन्फर द यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज एंड फैसिलिटेट द मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखिए बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक्चुअली एंजाइम काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो केम और Vmax ये सब क्या होता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि केम क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर पूछा गया है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है बाइकल ग्लाइकोलाइसिस का। इसका बहुत सारे वेरिएंट्स भी रहता है। फ्रॉम ब्रेन हैज केम, जिसको आइसो एंजाइम बोला जाता है। केम वैल्यूज 0.4, 0.05 एंड 1.5 मिलीमोल फॉर द ATP, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। तो ये याद रखिएगा, केम जिसका जितना कम होगा उसका जो मुझे यहाँ पर लिखा है कि स्पेसिफिसिटी बढ़ता है इसका, अगर आप देखिएगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इफ इन द रिएक्शंस मिक्सचर एंजाइम इज प्रेजेंटेड विद 0.1 to 0.4 मिलीमोलर ऑल ऑफ 3 सबस्ट्रेट स्टेप बाय स्टेप व्हिच विल बाइंड द एंजाइम फर्स्ट। तो जिसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा रहेगा वही जाकर एंजाइम में पहले बाइंड करेगा। तो स्पेसिफिसिटी किसका ज़्यादा होता है, जिसका आपका केएम बहुत कम रहता है। जिसका केएम कम होगा उसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगा। अगर स्पेसिफिसिटी ज़्यादा रहे तो दूसरा सबसेट से वही स्ट्रक्चर जाकर ज़्यादा बाइंड करेगा, जिसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ज़्यादा मैच होगा एंजाइम के साथ। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों डी ग्लूकोज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये चीज़ याद रखिए, केम जितना कम होगा उसका स्पेसिफिसिटी इतना ज़्यादा होता है। तो ये एंजाइम काइनेमेटिक्स में आपको मिल जाएगा बायोकेमिस्ट्री का। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बायोकेमिस्ट्री से।
उसके बाद है टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में जो होता है, टोटीपोटेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एजिंग नहीं होता इस सेल्स में, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग करता है कि जो सेल्स है उसको फिर रीन्यूनिंग कर लेता है, लाइक स्टेम सेल्स। तो टोटीपोटेंट सेल्स एक प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स का। तो बहुत सारे स्टेम सेल्स होता है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड और बहुत सारे स्टेम सेल्स होता है। तो टोटीपोटेंट जो होता है उसका उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि सब सेल वो बना सकता है, कोई भी बॉडी का पार्ट बना सकता है, इसलिए उसको टोटीपोटेंट बोलता है। और अपना सेल को भी, अपना जो सेल्स है, अगर सपोज ये लिवर सेल्स है या कोई भी किडनी सेल्स है तो वो अपना किडनी सेल्स फिर से बना पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलता है टोटीपोटेंसी। तो ये जो स्पॉन्जेस में एक स्पेशल टाइप का सेल्स रहता है जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करता है, इसका नाम होता है ट्रोफोसाइट्स। आपको अगर पता होगा आर्कियोसाइट्स का भी आपको फंक्शन जानना चाहिए, क्योंकि स्पिक्यूल्स ये सब बनाता है। फिर कॉनोसाइट क्या करता है कि फिल्ट्रेशन में काम करता है, फूड पार्टिकल को एक्वायर करता है। तो एक इसको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। और कॉनोसाइट एक लेयर रहता है कॉनोडार्म बोल के, वहाँ पर कॉनोसाइट सेल्स रहता है। उसके बाद देख सकते हैं 98 में क्वेश्चन पूछा गया, रीजन वाई मच हायर रेजोल्यूशन अचीव बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया माइक्रोस्कोप से, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से, वही सेम चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। ये टेक्निक्स का, बायोलॉजिकल टेक्निक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया था रीजन वाई मच हायर रेजोल्यूशन अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वही आपको फॉर्मूला करना है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 0.16 लैम्डा डिवाइड बाई न्यूमेरिकल एपर्चर। सो न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन अल्फा। तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, यूज़ करके आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा उसका रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। तो अगर ये वो शॉर्ट रेंज का अगर वेवलेंथ यूज़ किया गया, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू ऊपर में रहता है, तो अगर कम वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना कम होगा। तो जितना कम होगा उसका रेजोल्यूशन उतना बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपका माइक्रोस्कोप से अटैक नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 99 में पूछा गया, द लार्वा ऑफ मैनी कॉमन टेफॉर्म स्पेसीज दैट इन्फेक्ट द ह्यूमंस आर यूजुअली फाउंड। तो ये चीज़ सिंपली आपका इन्वर्टिब्रेट का जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उसमें 4 ग्रुप रहता है। एक होता है सिस्टोडा, ट्रिमाटोडा, जिसमें ट्रिमाटोडा में पड़ता है आपका फैसियोला हेपाटिका, एंड सिस्टोडा में पड़ता है आपका टीनिया सोलियम। तो उसमें टेप फॉर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक इन नेचर मतलब कि 2 होस्ट से उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है। तो जहाँ पर सेक्सुअल साइकिल्स कंप्लीट होता है वहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं उसको, और जहाँ पर एक सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है उसको इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है। तो वो साइकिल अगर आपको पता होगा तो आंसर आपको आराम से पता चल जाएगा। इसका आंसर जो होगा, एंसिस्टेड इन द मसल्स ऑफ द एनिमल्स एज अ काव एंड पिग। कि एंसिस्टेड फॉर्म होता है, मसल्स में स्टोर रहता है, इससे इन्फेक्ट होता है जब ह्यूमन इसको एज ए फूड कंज्यूम करता है। तो ये इंसिस्टेड फॉर्म जाके आप लोग स्टोमक में डाइजेस्टेड होता है। और ये एक जो है इसका जो मेटासर्केरिया लार्वा आई थिंक निकलता है, मेटासर्केरिया सॉरी, इसमें सिस्टी सर्कस लार्वा होता है क्योंकि ये टेप वर्म है। अगर ये फैसियोला हेपाटिका होता तो उसका जो लार्वा का नाम है वो मेटासर्केरिया होता है, यहाँ पर सिस्टी सर्कस लार्वा रहता है। फिर इसका और एक लार्वा का नाम है हेक्साकन लार्वा। तो ये भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम ऑफ फिशेस एंड एम्फिबियंस which detect motions in the surrounding waters is based on the which of the following type of cells। तो जो लेटरल लाइन्स रहता है फिश में वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है फिश को, तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हेयर सेल्स रहता है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विच डिटेक्ट, कौन डिटेक्ट करता है मोशंस को, तो ये होगा हेयर सेल्स। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट हैव इफेक्ट ऑन द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जो सेपरेटिंग के में काम आता है। प्यूरिफिकेशन में आप बोल सकते हैं काम, प्यूरिफिकेशन में सेपरेटिंग, आइसोलेशन में काम आता है कि कोई भी कंपाउंड आप लिए, सेल्स का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको 2 चीज़ मिलता है, एक सुपरनेटेंट और एक मिलता है पैलेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज़ आप सेपरेट कर रहे हैं,
आपको डिजायर्ड चीज़ लेना पड़ता है, सुपरनेटेंट या पैलेट। तो यहाँ पर पूछा गया कि सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल का होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, तो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ये भी डिपेंड करता है। मास सेडिमेंटेशन पार्टिकल, ये भी डिपेंड करता है। डिपेंड जो नहीं करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ही पूछा गया विल नॉट हैव, which one of the following factor will not have effect on the sedimentation of the particle during centrifugation। तो इसका आंसर एटमॉस्फेयर होगा। तो बायोलॉजिकल टेक्निक में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? क्रोमाटोग्राफी पढ़ना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना चाहिए, माइक्रोस्कोपी पढ़ना चाहिए, आज जितने ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स जैसे नॉर्थन ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, साउथर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एक होता है प्रोटीन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द प्रोटीन, साउथर्न ब्लॉटिंग फॉर द डीएनए और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग फॉर द एमआरएनए और आरएनए। तो ये चीज़ आप अगर याद रहेगा तो आप आराम से कुछ मतलब आंसर आंसर कर पाइएगा। कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमाटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी एंड ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी साइट से पढ़ सकते हैं, मोर और लेस सेम होता है। अगर नहीं मिला है तो विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक्चुअली लीवर में होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो एक्चुअली दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है सेल के अंदर। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं रहता है एज ए मेम्ब्रेन बाउंड। और रफ एंडोप्लाज्मिक, इसको रफ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम बाइंड रहता है प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो इसका आंसर जो होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग टेक प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो क्वेश्चन 103 नंबर है, प्रोटोनेफ्रॉस इज फाउंड इन, प्रोटोनेफ्रॉस कहाँ पर पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ऑप्शन। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड मोर करेक्ट ऑप्शंस। so how could you do that? You have to find first of all the more correctness, because some questions are so confusing during examinations and you can't decide what is the best possible outcomes of the 4 options. So आप क्या करिएगा यहाँ पर कि कोई भी 4 ऑप्शन से आपको वही चूज करना है जो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल मतलब ज़्यादा आपको करेक्ट दिख रहा है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन 2 या 3 ऑर्गेनिज्म में रहता है और वही ऑप्शन में रहता है, तो आपको चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के दौरान। तो इसका आंसर जो होगा लार्वाल साइक्लोस्टोम होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉम्परेटिव एनाटॉमी से पूछा गया है और यूरोजेनिटल सिस्टम से। तो कॉम्परेटिव एनाटॉमी से क्लासिकल पार्ट से कॉर्डेट इन्वर्टिब्रेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन आप 1-2 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पढ़े हैं तो आपको पता होगा बहुत सारा क्लासिकल का क्वेश्चन था, बहुत सारा एंडोक्रिनोलॉजी का क्वेश्चन था। तो इस जो 2019 में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ही कम था, तो हो सकता है इस साल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाए, तो वो भी अच्छे से पढ़ के रखिएगा क्योंकि वो भी देता है। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज एक्सेप्ट। बोला है कि ये चारों से कौन कौन सा डिजीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा लेशमेनिया डोनोवानी होगा। क्योंकि उचेरिया बैंकम्पटी क्या करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू इसका जो एलिफेंटियासिस होता है वो स्प्रेड होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मलेरिया का बहुत सारे वेराइटी होता है और उस वेराइटी मलेरिया के लिए वेराइटी टाइप्स ऑफ स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसका आंसर लेशमेनिया डोनोवानी होगा क्योंकि तीनों की तीनों उचेरिया बैंकम्पटी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मॉस्किटो के थ्रू ही स्प्रेड होता है एक्सेप्ट लेशमेनिया डोनोवानी। गोइटर कैन बी कॉज ड्यू टू द, देखिए एंडोक्रिनोलॉजी से क्वेश्चन है ये। हम पहले बताए थे कि हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन आपको अच्छे से पढ़ के रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है डिफिशियंसी के ऊपर। तो बेहतर यही होगा कि आप एक नोट बना लिए इसके ऊपर कि कौन सा हार्मोन का नेचर क्या होता है, कहाँ से सिक्रेट करता है, उसका फंक्शन क्या है और उसका हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है। ये चार्ट अगर आपके पास रहेगा
अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी इंटरनेट सोर्स से, कोई भी जगह से आप ले के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, आपके पास हो सकता है अप्रोप्रिएट अमाउंट में नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, आपके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइम में, तो आपके पास एक ही चीज़ है जो है इंटरनेट। तो वो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट के पास रहता है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के पास रहता है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, नोट बनाइए। जितना भी आपका मोबाइल जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उससे पढ़ के, क्योंकि 1 महीना का बात है, अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे दीजिए। उसके बाद तो लॉकडाउन एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही। तो ये जो आंसर है बोथ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म होगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछा गया है ट्रांसलेशन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके थ्रू किया जाता है? तो जैसे आप देखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज में ही हो जाता है। तो उसका जो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है वही प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। लेकिन ट्रांसलेशन में आपको ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमा के दिया है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको अगर बेसिक को क्लियर है ट्रांसलेशन में, आप पहले ही वीडियो में बताए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि आपको ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए आरएनए प्रोसेसिंग और आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ये अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से अच्छे से पढ़ के रखिएगा क्योंकि वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए क्वेश्चन पूछता है। वी डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक, जेड डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक, ए डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ई एफ इलोंगेशन फैक्टर TU GTP and the codon anticodon interactions because the anticodon and codon interaction very important। यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है और इसको आप बोल सकते हैं एज ए प्रूफ रीडिंग भी काम करता है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया कि मेंबर ऑफ द टू स्पीसीज बिलोंग टू द कॉमन जीनस, मतलब जीनस इसका सेम है, मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर है, बट देयर लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है ईच अदर, मतलब एक दे कांट रिप्रोड्यूस टू ईच अदर। तो इसका पॉसिबल क्या आंसर हो सकता है चारों में? तो सब स्पेसिस नहीं होगा, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन नहीं होगा और सिम्पैट्रिक स्पेसिस भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सिबलिंग स्पेसिस। और ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन हुआ है, ये नहीं है कि नया क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है और सिर्फ BHU में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आया है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन पर अच्छे से सॉल्व कीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Pig or dogs are the source of human infections for each of the following parasite except। तो pig और dog are the source of human infection for each of the following parasite except, उसको छोड़ के कौन सा इसका पॉसिबल आउटकम होगा? तो यहाँ पर वन ही होगा दोस्तों, ये होगा एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों अगर आपको पता है तो ये तीनों का तीनों आंसर नहीं होगा क्योंकि ये साइकिल से आपका जो साइकिल्स होता है डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द टीनिया सोलियम एंड फैसियोला हेपाटिका, ये तो आपका पैलेटिव हेलेमिंथस हो गया। लेकिन आप अगर लूब एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडिस जो होता है एस्केलेमेंथस में पड़ता है, मतलब आपका निमाटोडा में पड़ता है। तो निमाटोडा में एक क्वेश्चन पूछा गया है और स्पेसिफिकली, और अगर आपको इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया पैरासाइट, तो अगर पैरासाइट यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया तो आपको प्लेटी हेलमेंथिस भी देखना पड़ेगा, आपको निमाटोडा भी देखना पड़ेगा, जितना ही पैरासाइट है। लेकिन यहाँ पर तीनों के चारों की चारों ऑप्शन देख लीजिएगा कि निमाटोडा से पूछा गया है और आपका प्लेटी हेलमेंथिस से पूछा गया है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडिस होगा। तो आपको साइकिल्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितना भी साइकिल्स है पैरासाइटिक साइकिल, टीनिया सोलियम फैसियोला हेपाटिका, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस यहाँ से, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस उचेरिया बैंड कॉप्टी फॉर निमाटोडा से, और आपका ये प्लेटी हेलमेंथिस फैसियोला हेपाटिका एंड टीनिया सोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द एंटोमेगा हिस्टोलाइटिका डिपेंड ऑन द आइडेंटिफिकेशन इन, कि ऐसा क्या लेबोरेटरी टूल्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके आप एंटाइवा हिस्टोलाइटिका को डिटेक्ट कर पाइएगा। देखिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इन्फेक्शन। तो अगर स्टूल जो फॉर्म होता है वहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपको वहाँ पर स्टूल में उसका एग्स मिलेगा, एग्स मतलब सिस्ट जिसको बोला जाता है, तो सिस्ट आपको मिलेगा इसका एग में। तो सिस्ट देख के आप डिटेक्ट कर पाइएगा कि एंटाइवा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट है। तो इसके थ्रू आप लैब में डिसाइड कर पाइएगा कि इन्फेक्शन किस तरह का हुआ है, नहीं हुआ है, एंटाइवा हिस्टोलाइटिका के थ्रू हुआ है कि अदर पैरासाइट के थ्रू हुआ है। तो ये जो होगा स्टूल के थ्रू होगा क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया ग्रोथ हार्मोन ऑफ द प्राइमरी पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स
ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन। तो ग्रोथ हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन थ्रू, मतलब किसके थ्रू करता है, तो उसके जो हार्मोन का नाम है वो स्टोमाटोमेडिन्स होगा। Fate of the most mutation in the human genome determined by the genetic drift is, वो कौन सा इवेंट के थ्रू होता है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में म्यूटेशन अलाउड नहीं है। अगर आप पढ़िएगा इवोल्यूशन में, तो पहले भी बताया कि इवोल्यूशन में हार्डी विनबर्ग इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो होता है इसका कोई बेसिक क्राइटेरिया है कि आप वहाँ पर म्यूटेशन नहीं कर पाइएगा, वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं अप्लाई कर पाइएगा, वहाँ पर जेनेटिक्स अप्लाई नहीं कर जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का बात हुआ है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और ये जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, ये अगर पढ़िएगा तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो फेट ऑफ मोस्ट म्यूटेशन होता है ह्यूमन जीनोम में, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू ही होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ बताया गया है नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इकोनॉमिक जियोलॉजी से पूछा गया है, और ये सेरिकल्चर से पूछा गया क्वेश्चन। फीमेल लैक इंसेक्ट इज किस तरह का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द एग लेइंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल अगर एग लेइंग कर रहा है तो उसको एग लेइंग कर रहा है या अंदर ही उसको हैचिंग हो जा रहा है कि डायरेक्ट वो दे रहा है मतलब बच्चा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या नाम दिया जाए। तो ओविविपरस होता है, ओविपरस होता है, विविपरस होता है, क्रॉपिंग होता है। तो इसका आंसर जो है विविपरस होगा। ओविपरस मतलब क्या होता है कि अंडा देना डायरेक्ट। ओविविपरस आपको नहीं पता अगर, तो ओविपरस क्या होता है कि अंडा ही होता है, अंदर जा वो पहले अंडा निकलने के आगे अंदर में हैचिंग हो जाता है, फिर उसके बाद निकलता है, तो उसको बोलता है ओविविपरस। और विविपरस मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट प्रसव करता है मतलब बच्चा को। उसके बाद है कि विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनिक लंग डिजीज कॉमनली नोन एज अ ब्लैक लंग्स डिजीज लीड्स टू रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कोल माइनर्स। जो आपका कोल माइनर्स में काम करता है तो वहाँ पर उसे जितना भी लेबर्स रहता है उसका स्पेशल टाइप डिजीज होता है ड्यू टू द पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक लंग डिजीज। तो वो उसको यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनिक लंग डिजीज कॉमनली नोन एज, तो जो ब्लैक लंग डिजीज बोलता है इसको क्या बोला जाता है अलग, क्योंकि एक डिजीज को बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, तो वही यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा होगा। यहाँ पर न्यूमोनोकॉक की नियोसिस जो इसका आंसर होगा 4 नंबर। इसके बाद है 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट ईच मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट स्पेसिस। तो देखिए बायोलॉजिकल स्पेस कॉन्सेप्ट होता है, टोपोलॉजिकल बायस स्पेस कॉन्सेप्ट होता है, इवोल्यूशनरी बायस कॉन्सेप्ट, और फाइलोजेनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्रीज इवोल्यूशन में आपका स्पेस कॉन्सेप्ट भी होता है। तो आपको स्पेसिस कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए कि बायोलॉजिकल स्पेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोपोलॉजिकल बायस स्पेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइलोजेनेटिक स्पेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट द ईच मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड स्पेशल। अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दो एनिमल्स का सेम है तो बोल सकते हैं कि ये दोनों स्पेसिस सेम है अकॉर्डिंग टू द व्हाट, ये होगा दोस्तों टाइपोलॉजिकल। क्योंकि बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी में क्या होता है कि आपका एंसेस्टर सेम होना चाहिए। इकोलॉजिकल में क्या होता है कि एक सेम जगह में रहना चाहिए। बायोलॉजिकल में होता है कि रिप्रोडक्टिवली दोनों रिप्रोड्यूस कर पाए दोनों। और टिपोलॉजिकल में होता है अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम हो तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये सेपरेट स्पीशीज है। रमेश एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये एंडोक्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है कि रमेश इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक डेथ ऑफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट लास्ट मंथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लिस्टेड हेल्पिंग हिम टू कोप अप विद दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, मतलब उसके बाद जो स्ट्रेस उसका आएगा उसको कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा कोप अप करने में, तो वही पूछा गया है। तो ये एंडोक्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा, यही हेल्प करता है स्ट्रेस को हैंडल करने में आपका बॉडी में। यहाँ पर पूछा गया 30S राइबोसोम आर प्रेजेंट, 30S राइबोसोम कहाँ मिलता है, तो अगर राइबोसोम का स्ट्रक्चर पता होगा आपको, यूकैरियोटिक में अलग होता है और प्रोकैरियोटिक में अलग होता है। यूकैरियोटिक में आपका 80S होता है और प्रोकैरियोटिक आपका 70S रहता है। उसका 2 सब यूनिट रहता है, तो सब यूनिट क्या क्या रहता है, तो एक 50S होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है 30S, और यूकैरियोटिक में अलग होता है।
तो इसका जो बोला है 30s कहाँ मिलता है, तो ये सिंपली आपका आंसर प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा। ये सिंपल सेल बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन, कोई भी टफ यहाँ पर है नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये थोड़ा डिजीज है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई सेल डिजीज, कि आई सेल डिजीज जो होता है कौन सा ऑर्गेनिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, तो इसका आंसर लाइसोसोम होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से पूछा गया है। फिर जो 118 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर अबंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। प्रोटीन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में रहता है, तो आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा रहता है कोलाजन। तो कोलाजन जो प्रोटीन है बहुत हाई अमाउंट में रहता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस वही है इसका आंसर होगा कोलाजन, क्योंकि मायोसिन मसल्स में रहता है, ट्यूबुलिन आपका सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में रहता है, एक्टिन भी साइटोस्केलेटन में रहता है जिसको एक्टिन फिलामेंट बोला जाता है। फिश इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द, फिश जो है कौन सा नीचे का जितना भी पैरासाइट आपको दिया गया है वो पैरासाइट का कौन सा साइकिल फिश के अंदर चलता है, वही डायरेक्टली पूछा गया आपको कि फिश कौन सा, फिश इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर व्हाट ऑर्गेनिज्म। तो टिनिया सेलियम होगा नहीं, आपको पता है टिनिया सेलियम नहीं होता इंटरमीडिएट होस्ट इसका। टिनिया सेजिनेटा भी नहीं है इसका आई थिंक इसका काऊ होता है, और एकाइनोकोकस भी नहीं होगा, इसका डाइफाइलोबैक्टीरियम लताम होता है। तो इसका आंसर है ये 4 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए ये भी रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा गया था, थोड़ा अलग तरह से पूछा गया लेकिन सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिपीटेशन हुआ है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड पैरासाइट इज नॉट ए एक्टोपैरासाइट। देखिए पैरासाइट दो तरह का होता है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। ओके, तो कौन सा यहाँ पर पूछा गया कि एक्टोपैरासाइट नहीं है, तो देखिए फ्ली स्टिक्स जितना भी ये होता है ना ये बाहर में रहता है, केलेन टेइला इतना बाहर रहता है। आपको पता होगा राउंड वर्म जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये एंडोपैरासाइट होता है क्योंकि बॉडी के अंदर रह रहा है, तो इसका आंसर जो 1 होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अभी तक पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो पहले हम डाले थे इन्वर्टिब्रेट के ऊपर, वर्टिब्रेट के ऊपर एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वो वीडियो भी अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और मेरा न्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। न्यू साइंटिफिक अप्रोच का नॉलेज आपको बढ़ेगा, वहाँ पर क्या न्यू रिसर्च हो रहा है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स, तो जाके डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सब लिंक्स हम प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात कि नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको कि आपको क्लासिकल पार्ट में सिक्वेंशियली आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए उसका फीडबैक हमको चाहिए, तो आप कमेंट में जब वो ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कौन टाइप का वीडियो हमको बनाना चाहिए, आपको कैसे हेल्प होगा और किस तरह का वीडियो बनाने से आपका ज़्यादा हेल्प होगा इस टाइम में लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।